राष्ट्र में जो भी देश था उन देशों में जो फूट पड़ी उसी में फूट पड़ने से दो अलग अलग ध्रुव बने, जिसका अगुवाई एक अमेरिका किया है, एक सोवियत संघ की है। ठीक है, उसका अंत में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, आइए हम लोग जानते हैं कि सोवियत प्रणाली जो बनाया गया था आखिर जो है यह इस प्रकार की थी और इनकी विशेषता क्या थी। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका निभा रही थी। ठीक है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं दूसरी दुनिया की बात करते हैं बच्चों, दूसरी दुनिया की बात करते हैं, जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका क्या है, सही जवाब है लेनिन हो जाएगा। 25 में बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी, जल्दी से बताइए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का आज हम लोग दूसरा चैप्टर, फर्स्ट बुक का ये दूसरा चैप्टर है, दो ध्रुवता का अंत। पहले चैप्टर हम लोग शीत युद्ध के विषय में पढ़ चुके थे। माय डियर स्टूडेंट, शीत युद्ध का कुछ ना कुछ पार्ट जो है ना समझ में नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। उसका कारण क्या है कि शीत युद्ध से ही ये चैप्टर जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज इस चैप्टर को यदि आप पढ़ लेंगे तो दोनों चैप्टर आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था और इस विश्व युद्ध के दौरान दो ध्रुव अलग अलग, मतलब दो ध्रुव बना हुआ था। पहला एक था आपका मित्र राष्ट्र और दूसरा था ध्रुवी राष्ट्र। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड हो गया, ये सब फ्रांस, ये सब एक तरफ था। जबकि अगर ध्रुवी राष्ट्र की बात करें तो इसमें इटली, ठीक है, जर्मनी, जापान एक साथ था बच्चों। इन दोनों के बीच 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अंत में आप जानते हैं कि जापान जैसे देश के हिरोशिमा और नागासाकी पर 3 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा और धीरे धीरे अंत किया गया था। अंत होने के बाद जो मित्र राष्ट्र था ना, उस मित्र राष्ट्र में ही एक बहुत बड़ा जो है ना विवाद हुआ, और विवाद हुआ हम बड़ा तो हम बड़ा। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको हम लोग कहते हैं रूस ने एक संघ बनाया जिसका नाम था सोवियत संघ, और उसमें से सबसे पावरफुल देश था सोवियत यानी रूस, और इसलिए सोवियत संघ हम लोग रूस कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इन्होंने भी एक संगठन बनाया, इसके आसपास के जो भी देश थे उन्होंने सहमति दिया अमेरिका को, और ये सोवियत संघ रूस में जो है आसपास के जो भी देश थे वो सोवियत संघ रूस में मिल गए। और इन दोनों ध्रुव में क्या हुआ, एक हॉर शुरू हो गई। उसी हॉर को हम लोग अंत किए थे 19 सेंचुरी 91 यानी शीत युद्ध का अंत। उसी अंतों को, उसी दो ध्रुवता को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं यह चैप्टर आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, और वैसे सारे प्रश्न इस चैप्टर में लिया गया है जो प्रश्न एग्जाम 2025 में आने वाला है बच्चों। आनी 2025 के एग्जाम को नस्नाबूद कर देगी यह क्लास। ठीक है, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एग्जाम में छूट जाएगा। तो शुरू से अंत तक इस क्लास में आप बने रहेंगे, और कैसा लगा क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है, कमेंट करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवता का अंत। दो ध्रुवता का क्या देखने वाले हैं, अंत देखने वाले हैं, और दो ध्रुवों को हम लोग जानने वाले हैं। पहले जानते हैं दो ध्रुवता क्या है। तो आपको बताएं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्र में जो भी देश था उन देशों में जो फूट पड़ी उसी में फूट पड़ने से दो अलग अलग ध्रुव बने, जिसका अगुवाई एक अमेरिका किया है, एक सोवियत संघ किए हैं। ठीक है, उसका अंत कैसे हुआ, तो कहेंगे 19 सेंचुरी 91 सोवियत संघ, ठीक है, कौन सा संघ बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के साथ अनेक समाजवादी देश जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ठीक है, बुल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, इसी प्रकार के और भी देश थे कि साम्यवादी व्यवस्थाएं चरमराने लगी। चरमराने का अर्थ होता है गिर जाना। चरमराने का अर्थ होता है बच्चों गिर जाना। ठीक है बच्चों, कहा गया
कि जैसे 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ, उनके साथ ही अनेक समाजवादी, ठीक है, अनेक समाजवादी जो देश थे, और जो समाजवादी देश थे, आप जो जितना देश देख रहे हैं, इन सभी देश सोवियत संघ के साथ ही मिला जुला था, ठीक है बच्चों। और जैसे इसका अंत होने लगा, विघटन होने लगा, सब अपने अपने क्या हो गया, स्वतंत्र हो चुका था, ठीक है, उस संगठन से अलग होने लगा था, तो ऐसे में उसकी जो अर्थव्यवस्थाएं थी वह चरमराने लगी थी। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, जो अमेरिका है, ठीक है, जो अमेरिका है, ये अमेरिका पूंजीवादी को सपोर्ट करते थे। किसको सपोर्ट करते थे बच्चों? पूंजीवादी को, ठीक है पूंजीवादी को। और रूस जो था, ठीक है, उस रूस जो है, सोवियत संघ रूस जो था, वह समाजवादी देशों को मानने वाले थे, समाजवादी को मानने वाले थे, यानी समाज की मतलब समाज की समस्याओं को दूर करते थे, ठीक है, समाजवादी को मानते थे, जबकि अमेरिका जो है पूंजीवादी को मानते थे। पूंजीवादी के अंतर्गत निजी ठीक है बच्चों, निजी की बात हो रही है कि निजी जो है ना, ये निजी व्यक्ति की आय को ज्यादा ध्यान में रखते थे, ठीक है, इस पर सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता था। जबकि रूस, सोवियत संघ रूस में जो समाजवादी था, इसमें सरकार के हाथों में वागडोर हुआ करता था, सरकार के द्वारा चलाया जाता था। आगे कहते हैं कि पूर्वी जर्मनी का पश्चिमी जर्मनी से मिलन हो गया। पूर्वी जर्मनी जो था, उसके बाद जब विघटन हो गया तो पूर्वी जर्मनी का पश्चिमी जर्मनी से क्या हो गया बच्चों? मिलन हो गया। क्या हो गया? मिलन। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन होने के बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन होने के बाद जो है, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद जो जर्मनी था, पूर्वी जर्मनी का पश्चिमी जर्मनी से मिलन हो गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जर्मनी का एकीकरण हो गया। क्या हो गया बच्चों? जर्मनी का एकीकरण हो गया। इसके बाद बच्चों करें कि 1991 में सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ जिसको हम लोग यूएसएसआर भी कहते हैं, का विघटन हो गया और इस प्रकार दो ध्रुवता का अंत हुआ। इस प्रकार दो ध्रुवता का क्या हो गया? अंत हो गया। अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बची थी। आपको पता होगा कि हमने बताए थे कि एक रूस के द्वारा जो है गुट बनाया गया था, एक बनाया गया था किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। एक अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। जब सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया बच्चों, विघटन हो गया, तो एक ही शक्ति बचा। कौन? अमेरिका बचा। ठीक है, ये पहला था तो ये क्या था? दूसरा। जब पहला का अंत हो गया तो बचेगा क्या? दूसरा ही बचेगा ना। तो कहते हैं कि अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। कौन बचा बच्चों? अमेरिका बचा। और विश्व एक ध्रुवीय हो गया। विश्व क्या हो गया? एक ध्रुवीय हो गया। कैसा हो गया बच्चों? विश्व एक ध्रुवीय हो गया। कब? 1991 सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है एक ही महाशक्ति बचा था विश्व में। कौन बचा था? अमेरिका बचा था। अमेरिका अपने आप को बहुत बड़े शक्तिमान मानते थे, बहुत शक्तिशाली मानते थे। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या था कि दोनों के बीच जो एक विवाद का जो कारण था वो बर्लिन का दीवार भी था। बर्लिन के दीवार के कारण भी दोनों को बांटने का एक सीमा निर्धारित था, तो वो एक बर्लिन का दीवार भी था, दोनों को दो तरफ बांटता था। लेकिन विखंडन होने के बाद लोगों ने चाहा कि भाई ये सब कब तक चलेगा, इसलिए बर्लिन के दीवारों को जनता के द्वारा गिरा दिया गया। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं बर्लिन की दीवारें, ये बर्लिन की दीवारों को जनता के द्वारा क्या किया गया? इस दीवारों को गिरा दिया गया। इस दीवारों को गिरा दिया गया और फिर क्या हो गया? ये दीवार गिरने के बाद दीवार के इस तरफ का जगह और दीवार के इस तरफ का, ये दोनों आपस में मिल गया। लोगों में हंसी खुशी खुशहाली पुनः एक बार जाग उठा। ठीक है बच्चों। कहते हैं बर्लिन की दीवारें पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। हम बताए ना, एक तरफ अगर बात किया जाए रूस का, एक तरफ बात किया जाए अमेरिका के द्वारा जो बनाया गया था। अमेरिका के जो चीटपुट देश थे अमेरिका के आसपास, जो अमेरिका का सहयोग करते थे वो अमेरिका के साथ मिल गया था। जो रूस के थे वो रूस के साथ मिलकर सोवियत संघ रूस बना दिया था। ठीक है बच्चों। कहते हैं कि बर्लिन की दीवार दोनों के बीच क्या था? एक बहुत बड़ा डिफरेंट था। इस डिफरेंट को क्या किया था? वहां के जनताओं ने गिरा दिया था। विखंडन मतलब ये सब खत्म होने के बाद कहा ये दीवार भाई साहब किस लिए रहेगा, तो इस दीवार को भी क्या किया? गिरा दिया गया। कहा 1961 में बनी यह दीवारें पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से, ठीक है, अलगाती थी। कहते हैं कि 1961 में 1961 में यह दीवार बनी थी। 1961 में यह दीवार बनी थी बच्चों। ठीक है, इस दीवार के बारे में कह रहा है कि यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को
पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी, अलगाती थी, अलग करती थी, ठीक है। और यह दीवार कितना 150 किलोमीटर का था। ये जो दीवार की जो लंबाई थी, अगर लेंथ की बात किया जाए तो 150 किलोमीटर था। कितना था बच्चों? 150 किलोमीटर। कहीं ना कहीं यह दीवार बहुत ही क्या थी? लंबी थी। कहा कि इससे भी ज्यादा लंबी यह दीवारें 28 वर्षों तक खड़ी रही। कितना वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही? अगर वर्ष की बात किया जाए बच्चों, वर्ष की बात किया जाए तो वर्ष कितना? 28 वर्ष। कितना वर्ष? 28 वर्ष तक दीवार क्या रही? यह दीवार खड़ी रही। वो आगे कहते हैं बच्चों, आगे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे कहते हैं कि जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया, अर्थात गिरा दिया। जो जनता है 9 नवंबर 1989 को इसे क्या किया? तोड़ दिया या गिरा दिया, ठीक है। यह दोनों जर्मनी के, ठीक है, एकीकरण और साम्यवादी खेमों की समाप्ति की शुरुआत थी। जर्मनी की एकीकरण, क्योंकि आप इससे पहले आपको बताया कि पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी से क्या किया गया? मिला दिया गया, ठीक है। ये दीवार जब क्या हुआ? ये दीवार टूट गया, तो ये दीवार टूट गया, जो पूर्वी पश्चिमी थी उसको क्या हो गया? एक साथ मिला दिया। एकीकरण का अर्थ ही होता है बच्चों मिलाना। एकीकरण का अर्थ क्या होता है? मिलाना होता है, ठीक है। वॉइस चेक कर लेंगे, ठीक है, वॉइस एक बार चेक कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि बर्लिन के जो है, ठीक है, आवाज आ रही है ना? चलिए, तो बर्लिन की दीवार जो गिरा, तो गिरने से क्या हुआ ना कि कुछ क्षेत्र इधर कुछ क्षेत्र उधर जो था वो दोनों एक साथ हो गया। इसी को हम लोग जर्मनी का एकीकरण भी कहते हैं। एकीकरण का तात्पर्य बता रहे थे बच्चों, एकीकरण का तात्पर्य होता है मिलना, एक जगह एकत्रित होना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है कि बर्लिन की, एक क्वेश्चन इसके बीच आ जाता है बच्चों कि बर्लिन की दीवारें क्यों प्रसिद्ध है। ऐसा एक क्वेश्चन बीच में आ जाता है कि बर्लिन की जो दीवारें हैं, आखिर वो दीवारें क्यों प्रसिद्ध है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इससे रिलेटेड था। अभी तक बर्लिन की दीवार के बारे में पढ़े और बर्लिन की दीवार के बारे में पढ़ने के साथ एक क्वेश्चन बन गया, तो हम सोचे कि इस बार थोड़ा सा एक नए तरीका से पढ़ाएं कि जैसे क्वेश्चन बना उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो बर्लिन की दीवार इसलिए प्रसिद्ध थी क्योंकि, नंबर 1, क्यों प्रसिद्ध थी भाई साहब? क्यों प्रसिद्ध थी? हम लोग कहेगा बर्लिन की दीवार क्यों प्रसिद्ध थी, तो बोलेंगे बर्लिन की दीवार इसलिए प्रसिद्ध थी। इसलिए प्रसिद्ध थी, तो इसका कुछ कैलकुलेशन देंगे कि नहीं देंगे? कहिएगा हाँ सर। तो पहला हम कहेंगे कि बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के चरम बिंदु का प्रतीक था। शीत युद्ध जो हुआ था उस शीत युद्ध के चरम बिंदु था, ठीक है। यानी शीत युद्ध के चरम बिंदु का क्या था? प्रतीक था, जिसका निर्माण, ठीक है, 1961 में हुआ था और पश्चिमी बर्लिन पूर्वी बर्लिन को एक दूसरे से अलग कर दिया था। जो पश्चिमी बर्लिन था उस पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग कर दिया था। पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को दोनों को दो भाग में बांट दिया। जैसे कि ये अगर हम कह दें, ये अगर कह दें बच्चों, क्या कह दें? पश्चिमी हो गया, ये आपका क्या हो गया? पश्चिमी हो गया बर्लिन, पश्चिमी बर्लिन हो गया। और इसके साथ ये समझिए कि ये क्या हो गया बच्चे? ये आपका दीवाल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया? दीवाल हो गया। इसको दीवाल को जो है, ठीक है, ये दीवाल हो गया। और दीवाल के इस तरफ, एक तरफ पश्चिमी बर्लिन तो एक तरफ बच्चों पूर्वी बर्लिन थी, ठीक है, पूर्वी बर्लिन थी। तो इस दीवाल को यदि हटा दिया जाए, दोनों क्या होगा? एक साथ मिल जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को एक दूसरे से अलग करती थी। इसलिए क्या, इसलिए जो है यह बर्लिन की दीवार क्या थी? प्रसिद्ध थी। और दूसरी बात यह है कि यह साम्यवाद के पतन का भी प्रतीक है। साम्यवाद के पतन का भी क्या है बच्चों? प्रतीक है। 9 नवंबर 1889 में इस दीवार को तोड़ दिया गया। कौन तोड़ा? तो वहां का जनता तोड़ा। वहां का कौन तोड़ा? जनता तोड़ा। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। साम्यवादी खेमे की प्राप्ति की मतलब समाप्ति की शुरुआत थी। और बर्लिन जो है ना, एकीकरण, या जर्मनी का हम लोग क्या कह सकते हैं? एकीकरण था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली क्या थी? ठीक है बच्चों, सोवियत प्रणाली क्या थी, इसके विषय में समझिएगा। आखिर क्या थी सोवियत प्रणाली? कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सोवियत प्रणाली के विषय में कहता है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य, यूएसएसआर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूएसएसआर कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? यूएसएसआर कहते हैं। कहते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य जो थे, कहते हैं कि यूएसएसआर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म, ये जो समाजवादी सोवियत गणराज्य, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या कह सकते हैं? यूएसएसआर कहते हैं। रूस में 1917 की,
ठीक है, समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। मतलब ये कब आया, तो 1917 में जो है समाजवादी क्रांति के बाद यह अस्तित्व में आया था। 1917 के समाजवादी क्रांति के समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। इस क्रांति में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया। इस जो है जब सोवियत प्रणाली आई तो इसमें आपको पता है कि इसमें समाज पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, समाजवादी थे, तो यह इन्होंने पूंजीवादी का घोर विरोध किया। जो निजी संपत्ति के लिए सब कुछ करता था उसका घोर विरोध किया। करेक्ट, समाजवाद के आदर्शों, ठीक है, उसके बाद कहता है समताप मूलक समाज की, ठीक है, जरूरतों से प्रेरित थी। निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। अर्थात इसमें सीधा कहा गया था कि भाई पूंजीवादी नहीं चलेगी, जो आप निजी संपत्ति को रखने का प्रयास कर रहे हैं ये सब नहीं होगी, समाजवादी होगी, ठीक है, समाज के कल्याण के लिए सोचा गया था। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये दो टॉपिक वहां तक में 2 क्वेश्चन आ रही थी, तो उन 2 क्वेश्चनों को हमने प्रयास किए आपको समझाने का। आगे बच्चों करा कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बताइए। सोवियत प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं क्या है इसके विषय में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, आइए हम लोग जानते हैं कि सोवियत प्रणाली जो बनाया गया था आखिर जो है यह किस प्रकार की थी और इनकी विशेषता क्या थी। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कहेंगे पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध। सबसे बड़ा जो है सोवियत प्रणाली का उद्देश्य था कि पूंजीवादी जो व्यवस्था था उसका क्या करना, विरोध करना, और उसके स्थान पर समाजवाद के आदर्शों के प्रति, ठीक है, अपना भावना व्यतीत करना, पॉजिटिव एनर्जी को देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहते हैं कि सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। सोवियत प्रणाली में क्या थी, नियोजित अर्थव्यवस्था। ये नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होता है, मतलब एक सूची बनाया गया था। क्या बनाया गया था बच्चों, सूची बनाया गया था। जैसे कि पंचवर्षीय योजना हो गया कि भारत में अभी जो है 5 वर्षों के लिए एक सूची बनाया जाता है ना, कि सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य करना है, ये बनाया जाता कि नहीं बनाया जाता। तो ये साम्यवादी का था, क्या बनाना, सूची बनाना। क्या बनाना बच्चों, सूची बनाना। तो कहेंगे सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, अर्थात पहले से तय कर दी जाती थी क्या क्या पंचवर्षीय योजना के दौरान करना है या क्या नहीं करना है। आगे बच्चों कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी पार्टी का दबदबा था। कम्युनिस्ट पार्टी और साम्यवादी पार्टी का क्या था बच्चों, दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध हो। इसका एक यह भी विशेषता था साम्यवादी का कि न्यूनतम, कौन सी न्यूनतम, न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो न्यूनतम जीवन स्तर, जो गरीब से गरीब भी है उन व्यक्तियों को भी सुख सुविधा देनी चाहिए, ठीक है, यह साम्यवादी का विशेषता था। करा बेरोजगारी नहीं थी, बेरोजगारी एक तरह थी, बेरोजगारी जो है वो बेरोजगारी नहीं थी। अगर बेरोजगारी अगर कहीं दिखा तो उसको दूर करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद उन्नत संचार की प्रणाली, क्या बच्चों, उन्नत संचार की प्रणाली। और फिर करा कि मिलियकत का प्रमुख रूप राज्यों का अस्तित्व, करा कि मिलियकत का प्रमुख रूप राज्य का कौन सी अस्तित्व, ठीक है, राज्य का स्वामित्व था। मतलब वहां पर जो है किसी न किसी प्रकार के छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांटकर जो है ना वो सरकार के नजर में था, और वहां पर एक निचले पैदान तक, गांव तक, ठीक है, छोटे छोटे कस्बों तक वो देखा जाता था कि यहां पर साम्यवादी शासन होनी चाहिए, समाज के कल्याण के लिए किसी भी कार्य को किया जाना चाहिए। तो वही कहता है कि मिलकत, तो मिलकत तो मतलब मिला जुला का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। राज्य का क्या था, स्वामित्व था, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, जो उत्पादन का जो कोई भी साधन हुआ करता था, उत्पादन का जो साधन होता था उस पर राज्य का क्या होता था बच्चों, नियंत्रण होता था। आगे कहते हैं बच्चों कि दूसरी दुनिया, ठीक है, ये दूसरी दुनिया क्या थी समझिएगा बच्चों, ठीक है। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, इन दुनियाओं को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या हुआ करते थे, समझिएगा मेरी बातों को थोड़ा सा बच्चों समझिएगा। अगर हम बात करते हैं पहली दुनिया की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो पहली दुनिया थी, पहली क्या थी, दुनिया थी। पहली दुनिया जो है वो पूंजीवादी हुआ करती थी, पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका कौन निभा रहे थे भाई साहब, अमेरिका निभा रहे थे, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका।
अमेरिका, ठीक। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं दूसरी दुनिया की बात करते हैं बच्चों, किस दुनिया की बात करते हैं? दूसरी दुनिया की बात करते हैं। जो दूसरी दुनिया थी, इस दूसरी दुनिया ये क्या थी? समाजवादी थी, ठीक है बच्चों, क्या थी? समाजवादी थी। और इसमें जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका सबको समेट के रखे हुए थे, सबको बढ़िया से रखे हुए थे, वो क्या थे? रूस थे, ठीक है बच्चों, रूस थे। और समझिएगा ये दोनों के बीच, समझिएगा इन दोनों के बीच जो शीत युद्ध के दौरान अपनी अपनी शक्तियों को जो दिखाते थे, दोनों अपनी अपनी शक्तियों को दिखाते थे, दोनों जो है एक दूसरे को जो है मतलब दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए हथियारों का होड़ शुरू हो गया था। हथियार अत्यधिक क्या कर रहा था? जमा कर रहा था, दिखा रहा था एक दूसरे को कि मुझे पावर है तो मुझे पावर है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई झगड़ा, मतलब प्रत्यक्ष रूप से अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ अपने अपने जो है हथियार वगैरह सबका होड़ लगा रहा था। ऐसे स्थिति को हम लोग जो शीत युद्ध कहते हैं, उसी शीत युद्ध में एक ऐसा हुआ कि अभी अभी का मतलब है तुरंत, ठीक है, तुरंत में कुछ देश स्वतंत्र हुआ था। कुछ देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। क्या बच्चों, क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो स्वतंत्र हुआ था, जैसे कि भारत, आपको जानते हैं कि 1947 में भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तो भारत जैसे देश और भी थे जो क्या हुए थे? उपनिवेशों से निकला था बाहर, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो है इस पे बहुत दिनों तक शासन किया था, तो भारत सब तुरंत क्या हुआ था? आजाद हुआ था। ऐसी स्थिति में भारत ने क्या कहा कि ना ही तो हम पूंजीवादी के साथ मिलेंगे, ना ही समाजवादी के साथ मिलेंगे, ना ही मतलब कुछ देश क्या था? अमेरिका के साथ मिल गया कि भाई साहब मैं आपके साथ हूं। और कुछ देश जो है, कुछ देश रूस के साथ मिल गया और दोनों अपना अपना एक गुट बना लिया। तो इन चीजों से, इन दोनों खेमों से, ठीक है, इन दोनों खेमों का जो है कि समर्थन नहीं किया। समर्थन क्या किया? नहीं किया। और जो देश इन दोनों का समर्थन नहीं किया, ठीक है, और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, किसी की तरह किसी का पक्ष विपक्ष नहीं बना, तो ऐसे जो अलग देश रहा उसको कहा गया तीसरी दुनिया। उसको क्या कहा गया बच्चों? उसको कहा गया तीसरी दुनिया, ठीक है, तीसरी दुनिया कहा गया। इसका उदाहरण भारत भी हो सकते हैं। तीसरी दुनिया कहा गया। और ये क्या करते थे कि दोनों से अपना जो है काम रखते थे। काम की अगर बात हो जाए तो ये दोनों यानी अमेरिका और रूस दोनों से रखते थे, ठीक है। और काम की बात करते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन युद्ध मैटर पर कुछ बातचीत नहीं करते थे, ठीक है। ऐसे जो रहते थे इसी को गुट निरपेक्ष कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? गुट निरपेक्ष। कल की क्लास में हम आपको पढ़ाए थे। ऐसे लोगों को क्या कहा गया? गुट निरपेक्ष कहा गया। या आप जो है इसको आप यही सब देशों को तीसरी दुनिया कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों कि दूसरी दुनिया का करा कि दूसरी दुनिया का संज्ञा दी गई। किसे दी गई संज्ञा? किसे दी गई संज्ञा? समाजवादी को दी गई। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पहली दुनिया किसे कहा गया था? पूंजीवादी, यानी पूंजीवादी समर्थन वाले को, यानी किसको? सोवियत संघ, मतलब कि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो भी देश इसके साथ जुड़ा हुआ था। और फिर जो है दूसरी दुनिया किसे कहा गया? समाजवादी। पहली दुनिया जो है पूंजीवादी, दूसरी दुनिया समाजवादी यानी सोवियत संघ रूस, और तीसरी दुनिया जो है वैसे देश जो इन दोनों देशों में अपना हस्तक्षेप नहीं किया था, कोई मतलब नहीं था, तुम लोग जो कर रहा है करो, समय पड़ेगा तो समझाएंगे, अगर तुमको अच्छा लगेगा तो समझना, युद्ध को समाप्त करना, शीत युद्ध को समाप्त करना, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करना। तो इसे ऐसे देशों को क्या कहा गया था बच्चों? तीसरी दुनिया कहा गया था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आप लोग क्या कर रहे होंगे? समझ रहे होंगे बेहतर ढंगों से। कहते हैं कि पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया कहा गया। अभी देखिए ना, समाजवादी को ही दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई। करा कि मिखाइल गोर्बा, ध्यान दीजिएगा, करा कि मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। क्या था? मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट कीजिए कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। इसके विषय में जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, ये होमवर्क रहा, हम अभी बताएंगे आपको। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कम्युनिस्ट पार्टी, ये देख रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव है,
और यह कब? तो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। ठीक है बच्चों, कहते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को पश्चिमी देश के बराबर लाने के लिए, किस देश के बराबर? पश्चिमी देश के बराबर लाने के लिए। किस देश के बराबर बच्चों? पश्चिमी देश के बराबर लाने के लिए सुधारों का प्रयास किया मिखाइल गोर्बाचेव ने। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या? पेरेस्ट्रोइका, या जिसको आप लोग कहते हैं ठीक है, पुनर्रचना, क्या कहते हैं? पुनर्रचना। और ठीक है, करा कि ग्लास नॉस्त, जिसको हम लोग कहते हैं खुलेपन। क्या कहते हैं बच्चों? खुलेपन। ग्लास नॉस्त का अर्थ होता है खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किया। मतलब इन्होंने चाहा, मिखाइल गोर्बाचेव ने चाहा कि भाई साहब लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, एकदम शांति होना चाहिए। किसी प्रकार की चीज जो है आप जो किसी प्रकार की असामाजिकता कर रहे हैं, किसी प्रकार की जो घटनाएं आप बार बार जो है एक दूसरे का जो हथियार का जो होड़ शुरू कर दिए, ये सब खत्म कर दीजिए। ठीक है, सब एक समान होइए। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगा दी। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? अमेरिका के साथ जो हथियार का जो होड़ हो रहा था, बहुत सारे हथियार को जो लाकर क्या कर रहे थे? जमा कर रहे थे, इस पर रोक लगा दिए। कौन रोक लगाए थे? मिखाइल गोर्बाचेव रोक लगाए थे। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई गई। सोवियत सेना को क्या किया गया? वापस बुलाया गया। जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है, सहायक, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के एकीकरण में सहायक, ठीक है, शीत युद्ध समाप्त किया गया। शीत युद्ध को क्या किया गया? समाप्त किया गया। और ये आपसे पूछ ले शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये 1991 ईस्वी में शीत युद्ध क्या हो गया बच्चों? समाप्त हो गया। सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा। सोवियत संघ के विघटन का क्या लगा? आरोप लगा। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन का क्या लगा? आरोप लगा। ठीक, आगे कहते हैं बच्चों, कहते हैं ग्लास, ठीक है, ग्लासनोस्ट, ठीक है, ग्लासनोस्ट, या आप कह सकते हैं एवं कौन सी? पेरिस्ट्रो। ध्यान दीजिएगा, पेरिस्टो यका का अर्थ क्या होता है? इस दोनों के विषय में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ये दोनों क्या थे, आखिर इनका क्या महत्व था? ठीक है, इसके विषय में हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं। कहेंगे मार्च 1985 में सोवियत संघ में गोर्बाचोव का नेतृत्व स्थापित हुआ। याद रखिएगा, गोर्बाचेव का स्थापित कब हुआ? 1985। कब बच्चों? 1985 में सोवियत संघ में गोर्बाचोव का नेतृत्व स्थापित हुआ। उन्होंने, ठीक है, अपना नया सोच प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया? अपना नया सोच प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता बहाल की तथा अर्थव्यवस्था का नवनिर्माण किया। अर्थव्यवस्था का क्या किया? नवनिर्माण। नवनिर्माण मतलब नया निर्माण किया। ठीक है, एक नया निर्माण किया। करा कि ग्लासनोस्ट का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलेपन की नीतियां। ग्लास ओशन का अर्थ क्या होता है बच्चों? खुलेपन की नीतियां। ग्लास ओशन का अर्थ होता है क्या? ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ग्लास ओशन का अर्थ की बात किया जाए तो ये क्या होता है? खुलेपन की नीतियां। कहते हैं कि पेरिस्ट्रो इका का अर्थ है, पेरिस्ट्रो इका का अर्थ है आर्थिक नवनिर्माण करो। क्या करो? आर्थिक नवनिर्माण करो। क्या करो बच्चों? आर्थिक नवनिर्माण करो। इस प्रकार लेनिन के समय से चली आ रही वह व्यवस्था समाप्त हुई जिसमें लोगों की मुक एवं वधीर पशुओं की तरह बना दिया गया था। मतलब लोगों को जो पहले मुक, और मुक मतलब नहीं बोलना, और वधीर पशुओं मतलब जहां बांधना है जिसको वहां बांध दीजिए, जो कहना वही कहिए, मतलब वो कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, तथा निजी अर्थव्यवस्था पूर्णतः उन्मूलित की गई। गोर्बाचोव की निजी अर्थव्यवस्था मतलब क्या? जिसको आप लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसको पूर्णतः रूप से क्या किया गया? समाप्त किया गया। उस पर अंकुश लगाया गया। कौन लगाए थे? तो गोर्बाचेव लगाए थे। ठीक है, तो गोर्बाचोव की दृष्टि में गिरते हुए समाजवादी राज्यों को, ठीक है, बचाने का यह सही रास्ता था। बचाने का, जो गिरते हुए समाजवादी था उसको बचाने का यह सबसे क्या था बच्चों? सही तरीका था। सबसे क्या था? सही तरीका था। इसके बाद बच्चों देखेंगे समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य के विघटन की पोषण और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं क्या? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट का गठन।
मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस का स्टेट। मतलब कह सकते हैं बच्चों कि समाजवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके विषय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देश, ठीक है, 15 जो है आपका नए देश, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, अर्मेनिया हो जाएगा, ठीक है, अजरबैजान हो जाएगा, ठीक है, बेलारूस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं एस्टोनिया हो जाएगा, जॉर्जिया हो जाएगा, काजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है अभी, उज्बेकिस्तान, ये सब का क्या हुआ, उदय हुआ। मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का, ये जो 15 नए देश देख रहे हैं, इस 15 नए देशों का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, उदय मतलब जन्म हुआ। ठीक है, आगे कहते हैं इन सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बना। ठीक है, इन सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बना लिया। इससे स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कहा जाता है। इसे ही स्वतंत्र राष्ट्रों का, इसे इन सबों को ही स्वतंत्र राष्ट्रों का क्या कहा जाता है बच्चों, कुल कहा जाता है, राष्ट्र का कुल कहा जाता है। यह एक ऐसा संघ है जो अपने देशों के बीच व्यापार, श्रम और वस्तुओं की, ठीक है, आवाजाही बनाए रखता है। आवाजाही क्या रखता है, बनाए रखता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण। आखिर क्या था कि सोवियत संघ का विघटन किया गया, आखिर ऐसा क्या था कि सोवियत संघ का ही क्या हो गया, विघटन हो गया। आइए इस चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित हैं कारण। सोवियत संघ के विघटन के क्या है बच्चों, निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण है, इस कारण को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। पहला कहेंगे हम लोग जनता की आकांक्षाओं का पूरा ना कर पाना। जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, यदि उस आवश्यकताओं को नहीं पूरा करेंगे तो क्या गिरेगी कि नहीं गिरेगी, मतलब ये विघटन होगा कि नहीं होगा, समाप्त होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या थे, पहला ये थे। दूसरा, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था। मतलब सोवियत संघ में जो है नौकरशाही बहुत बड़ा चीज है, नौकरशाही का शिकंजा धीरे धीरे क्या होता गया, कसता चला गया। और तीसरा हम लोग कहेंगे एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। जब सोवियत संघ में एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी तो इसको क्या लगता है कि इसको मतलब कि लगेगा कि हमको जो है, जब एक के पार्टी है तो लगेगा कि हमको कोई हरा सकता है। मतलब एकदम मनमनाही कर रहा था, मतलब जो मन है वही करेंगे। ये भी विघटन का कारण है। ठीक है बच्चों, करा के राजनीतिक पर आधारित। चौथा करा बच्चों संसाधन का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। अधिकतम उपयोग क्या कर दिया था, परमाणु हथियारों पर कर दिया था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था लड़बड़ा गई थी। और पांचवा कहते हैं प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे होना। मतलब प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है यह पश्चिमी देशों की तुलना में क्या था, पीछे था। ठीक है, उसके बाद कहता है रूस वर्चस्वशाली होना। रूस का क्या होना, वर्चस्वशाली होना। ठीक है, वर्चस्वशाली होना। और सातवां हम लोग का कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, सातवां कह रहा है गोर्बाचेव। ठीक, क्या कह रहा है, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। मतलब गोर्बाचेव चाह रहे थे कि बेहतर हो, बहुत अच्छा हो, एक अच्छे लेवल पे हो, लेकिन कोई जनता उनका सुनने के लिए तैयार नहीं था। गोर्बाचेव का लोगों के द्वारा क्या हुआ, विरोध किया गया। गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध होना। और सातवां कह रहा है बच्चों, आठवां कह रहा है आपका कि अर्थव्यवस्था की गतिविधियों एवं उपभोग वस्तुओं की कमी। और नौवां कह रहा है कि राष्ट्रवादी भावनाओं की संप्रभुता में जो है जो दिक्कतें थी, जो इच्छा पर जो उभार आई थी, उसी के विषय में हम लोग देखने वाले हैं। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब वो तो कारण था, ये क्या है, परिणाम है। पीछे जो हमने पढ़ा है वो आपका क्या था, कारण था। अभी हम लोग परिणाम पढ़ने वाले हैं, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या है परिणाम। कहेंगे कि शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। शीत युद्ध का संघर्ष क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1991 में शीत युद्ध का जो संघर्ष था वो संघर्ष समाप्त हो गया। कहते हैं दूसरा कि एक ध्रुवीय
विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय। कहते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का जो अमेरिका था इसका वर्चस्व का क्या हुआ, उदय हुआ। इसके वर्चस्व का क्या हुआ बच्चों, इसके वर्चस्व का उदय हुआ। ठीक है। तीसरा, हथियारों की होड़ की समाप्ति। जो हथियार की होड़ थी कि अत्यधिक हथियार जो है जमा किया जाए, इसका समाप्ति हुआ। और चौथा कह रहा है कि सोवियत गुट का अंत और 15 नए देशों का क्या हुआ, उदय हुआ। पांचवा कह रहा है बच्चों कि रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस जो है सोवियत संघ का क्या बना बच्चों, उत्तराधिकारी बना। और सातवां कह रहा है कि विश्व राजनीतिक में शक्ति संबंधों में परिवर्तन। और आठवां कह रहा है समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। समाजवादी विचारधारा पर क्या लगाया गया बच्चों, तो समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। कौन कौन से प्रश्न चिन्ह थे उनको हम लोग देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी क्या होता है, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग शॉक थेरेपी के विषय में चर्चा कर चुके थे। पहला चैप्टर शीत युद्ध के दौर में शॉक थेरेपी के विषय में हम आपको बताए थे। आइए हम लोग देखते हैं शॉक थेरेपी जो सुधार किया गया था ना, उसी सुधार को हम लोग शॉक थेरेपी कहते हैं। आइए शॉक थेरेपी में क्या सब हुआ था। कहेंगे शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर क्या करना, उपचार करना। शॉक मतलब एकाएक, ठीक है, एकाएक ऐसा होना। करा कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। दिक्कतें जो थी उस दिक्कतों पर उपचार करना, ठीक है। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के देशों को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना, ठीक है, अपनाना पड़ा। और साथ ही साथ इस मॉडल के तहत साम्यवादी को छोड़कर पूंजीवादी अपनाना पड़ा। जो साम्यवादी था उस साम्यवादी को छोड़कर पूंजीवादी में अपनाना पड़ा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। एक बार पुनः शॉक थेरेपी के बारे में समझेंगे। माय डियर स्टूडेंट, क्या कहा जाता है कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवादी के पतन के बाद, जब साम्यवादी का पतन हो गया, साम्यवादी के पतन के बाद सोवियत संघ के देशों को विश्व बैंक और राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। निर्देशित जो विश्व बैंक के द्वारा जो मॉडल तैयार किया गया था भाई कि आपको ये सब करना होगा, इस सब चीजों को अपनाया गया। और इस मॉडल के तहत साम्यवादी को छोड़कर, जो साम्यवादी चीज था ना, उस साम्यवादी को छोड़कर एकाएक कहा आपको पूंजीवादी पकड़ना होगा, पूंजीवादी को अपनाना होगा। यही क्या हो गया कि साम्यवादी लोगों के लिए एकाएक जो ये सब चीजें हुई, इसी को हम लोग शॉक थेरेपी कहते हैं। और लोगों के लिए भी लग रहा है ना नाम से ही शॉक थेरेपी। चलिए इसके बाद शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहेंगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि मिलियकत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व था। इसका शॉक थेरेपी का जो प्रमुख विशेषता था, इसका क्या था, निजी स्वामित्व, ठीक है, पूंजीवादी को बढ़ावा देना। पूंजीवादी को क्या देना बच्चों, बढ़ावा देना। दूसरा कह रहा है राज्य की संपदा का निजीकरण। जो राज्य की संपत्ति थी उसका क्या होना, निजीकरण होना, प्राइवेटकरण होना, ठीक है बच्चों, निजीकरण। और कह रहे हैं सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म, अर्थात जो सामूहिक फर्म थी, अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं जो सरकारी कार्य था, सरकारी फर्म, ठीक है, सरकारी फर्म मतलब बच्चों उद्योग, समझ रहे हैं ना, फर्म मतलब उद्योग, फर्म मतलब समझिएगा क्या, उद्योग के विषय में बात हो रही है। कहते हैं कि जो सरकारी फर्म थी उसको निजी में बदला गया। किस में बदला गया, निजी में बदला गया, ठीक है, सरकारी को किस में बदला गया, निजी में बदला गया। सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म और मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। क्या अपनाना, मुक्त व्यापार व्यवसाय को अपनाना, मतलब वैसा व्यापार व्यवसाय जिसमें टैक्स वगैरह सबका प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, टैक्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हो। पांचवा करा मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता। मुद्राओं की जो आपसी परिवर्तनता था, ठीक है, परिवर्तनता था मतलब मुद्राओं को आपसी परिवर्तनता का मतलब है कि मुद्रा को आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। और इसके शॉक थेरेपी के जो ये भी विशेषता था कि एक देश दूसरे देश से भी व्यापार व्यवसाय करना क्या कर सकते थे, शुरू कर सकते थे, ठीक है। कहा कि पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव हुआ। जो पश्चिमी देश था उससे आर्थिक व्यवस्था से भी जुड़ाव हुआ। और पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया था। अर्थात कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी की विशेषता ये भी थी कि पूंजीवादी के अतिरिक्त दूसरा किसी भी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया गया था।
अब हम लोग देखने वाले हैं शॉक थेरेपी की परिणाम क्या था, वो तो विशेषता हमने देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं शॉक थेरेपी के परिणाम क्या क्या थे। बोलेंगे कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो गई थी। इसका परिणाम यह था कि पूरे अर्थव्यवस्था का तहस नहस, जो साम्यवाद था उसका पूरे अर्थव्यवस्था का क्या हो गया था, तहस नहस हो गया था। उसे तुरंत, ठीक है, क्या साम्यवाद से कहां बदला गया, पूंजीवाद में बदला गया था। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गई। रूस का जो औद्योगिक ढांचा जो साम्यवाद पे चलता था, सामाजिक कल्याण पे चलता था, वो चरमरा गई। वो एकाएक क्या हुआ, ठीक है, विघटन होने लगा। 90% उद्योग की निजी कंपनियों को बेचा गया। 90% जो उद्योग को निजी कंपनियों के द्वारा बेचा गया, निजी कंपनियों के हाथों बेचा गया। जो 90% जो साम्यवाद था, साम्यवाद में जो कंपनियां सब थी रूस के पास, ठीक है, तो उसमें जो है 90% जो है ना उद्योगों को निजी कंपनियों के साथ बेचा गया। महत्वपूर्ण उद्योग काफी कम कीमत पर बेचा गया। जो महत्वपूर्ण उद्योग था, बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण था, उसको कम कीमतों पर बेचा गया। आप देखते होंगे कि जब आपके पास बहुत ही महंगा महंगा सामान है, लेकिन अभी तुरंत आपको पैसा की जरूरत है, अगर कह दीजिए कि मुझे मजबूरी है, तो लोग मजबूरी का क्या उठाने लगता है, फायदा उठाने लगता है। कह देगा अगर 5 लाख का है, कह देगा 1 लाख में दे दीजिए ना। मतलब मजबूरी का, आज के समय में मजबूरी का लोग फायदा उठा रहे हैं। पांचवा कहते हैं कि इसे इतिहास की सबसे बड़ी, ठीक है, गराज सेल कहा जाता है। और रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट हुई। जो रूसी मुद्रा, रूस की मुद्रा याद रखेंगे बच्चों, रूस की मुद्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए, रूस की मुद्रा पूछ लिया जाए तो रूस की मुद्रा रूबल होता है, ठीक है, रूस की मुद्रा रूबल होता है। अगर अमेरिका की मुद्रा पूछ लिया जाए, अमेरिका की मुद्रा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इसका मुद्रा क्या होता है, डॉलर होता है। क्या होता है बच्चों, डॉलर होता है। तो रूस की मुद्रा रूबल, अमेरिका की मुद्रा क्या, डॉलर। अगर रूस का पूछ लेगा, रूस की राजधानी तो मास्को और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और रूस की राजधानी मास्को होती है। करा महंगाई बढ़ गई, उसके बाद खाद्यान्न, ठीक है, खाद्यान्न का आयत करा के आयत करना पड़ा, ठीक है, खाद्यान्न का जो है आयात करना पड़ा, आयात करना पड़ा। सरकारी रियासतों की समाप्त कर दी गई, ठीक है, और अमीर और गरीब लोगों में, ठीक है, जो विश्वसता था उसका विभाजन किया गया। अमीर और गरीब लोगों में जो निजता था उसका क्या किया गया, विभाजन किया गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे, संघर्ष और तनाव। क्या देखने वाले हैं, क्या था संघर्ष और क्या था तनाव, इसके विषय में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या हुआ था। पहला हम लोग कह सकते हैं कि पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आकांक्षाओं वाले क्षेत्र थे। कह रहा कि पूर्व के जो सोवियत संघ था, पूर्व मतलब, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र हैं। रूस, ध्यान दीजिएगा, रूस के 2 गणराज्य, ठीक है, जिसको हम लोग चेचियान और जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कराकी दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलने लगे। रूस के 2 गणराज्य थे, एक क्या थे, चेचन्या थे, और एक क्या थे, दागिस्तान थे। इस दोनों में क्या होने लगा बच्चों, हिंसक, ठीक है, हिंसक जो है अलगाववादी हो गया। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध के चपेट में आ गया। और उसके बाद औरंगजेब औरंगजेब नहीं कहेंगे, अजरबैजान एक कंट्री था। ये बच्चों क्या था, कंट्री था। अजरबैजान क्या था, देश था, ठीक है, अजरबैजान क्या था, कंट्री था। अजरबैजान का एक प्रांत, ठीक है, कराकी नगरान और करावाख यहाँ के कुछ स्थानीय, ठीक है, अर्मेनियाई अलग होकर, ठीक है, अर्मेनिया से मिलना चाहते थे, ठीक है। और उसके बाद करा है कि जर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्र चाहते थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे। ये सब चीज जो है क्या हो रहा था उस समय, सब क्या थे, तकलीफ में थे, संघर्ष की जिंदगी में थे। सभी देश क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे, ठीक है बच्चों, कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। किसी भी सिस्टम को डायरेक्ट परिवर्तन कर देते हैं, रातों रात चेंज करना पड़े तो काफी ना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्याओं को देखा जाता है। आगे कहते हैं यूक्रेन देख सकते हैं ना, ये यूक्रेन बहुत पॉपुलर हो गया है नहीं युद्ध के कारण। यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई हुई है इसके कारण बहुत पॉपुलर हो गया है। करेक्ट, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि कीर, ठीक है,
गिजतान तथा जर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। पूर्वी यूरोप में, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया था। जो है पूर्वी यूरोप में जो है चेकोस्लोवाकिया जो कंट्री था वो शांतिपूर्व कितने भागों में बट गया था? दो भागों में बट गया था। कितने भागों में बच्चों? दो भागों में बट गया था। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बने। कौन बने? चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बने। किससे? इससे, ठीक है, इससे दो देश बने। इसका नाम का टुकड़ा कर दीजिए, बन जाएगा। चेक तथा स्लोवाकिया नामक दो देश बने। कितने देश बने? दो देश बने। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है बच्चों, इसलिए धरफराना नहीं है, एकदम आराम आराम से एकदम स्लो मोशन में पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आगे कहते हैं बल्कन क्षेत्र। क्या है बल्कन क्षेत्र? इसके विषय में हम लोग देखेंगे। कहेंगे कि सबसे गहन संघर्ष बल्कन क्षेत्र के गणराज और युगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 के बाद युगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। आप देख सकते हैं कि कई प्रांतों में क्या हुआ? टूट गया, ठीक है। कब टूट गया बच्चों? 1991 के बाद। 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल, ध्यान दीजिएगा, और इसमें शामिल जो है कर रहा है कि क्या कह रहा है बच्चों? कि कहा जा रहा है कि बोस्निया और हजर, ध्यान दीजिएगा, हर जेगोविना और स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया, कौन सी? क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? ये सब अपने आप को, ये सब जो कंट्री था ये धीरे धीरे अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। आगे करा कि युगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का स्वरूप लिया। जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का क्या लिया? स्वरूप लिया। मान लिया जाए कोई कंट्री में युद्ध होने लगेगा तो वह कहीं ना कहीं जो है क्या होगा? जातीय संघर्ष गृह युद्ध का क्या करेगा? रूप ले लेगा। जो उसके सहयोगी है वो उसका साथ देगा कि नहीं देगा? 100% साथ देगा। और ये आप देख सकते हैं मैप को किस प्रकार से टुकड़ा हुआ था। आगे भारत और पूर्वी साम्यवादी देश। भारत और पूर्वी साम्यवादी देश, भारत तो अपना देश हो गया और पूर्वी जो साम्यवादी थे उस पूर्वी साम्यवादी देशों के विषय में हम लोग जानने वाले हैं। कहते हैं कि पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ था। रूस के साथ विशेष रूप से क्या था बच्चों? प्रगाढ़ था। और कह रहे हैं कि रूस और, ठीक है, रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। रूस और भारत दोनों का सपना, जो रूस और नहीं, रूस और, ठीक है बच्चों, रूस और भारत दोनों का सपना कैसा है? बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व का है रूस और भारत। और अब वर्तमान समय में भी रूस और भारत की जो है दोस्ती बहुत बड़ा है, चार चांद लग गया है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा अगर भारत का कोई दोस्त है, कोई मित्र है बच्चों, याद रखिएगा, अपने कंट्री का कोई दोस्त, कोई मित्र है तो वो सबसे बड़ा रूस है, ठीक है। तीसरा कहता है दोनों ही देश अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है, सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। लोकतंत्र में क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। और चौथा कहता है कि वर्ष 2001 भारत और रूस द्वारा 80, ध्यान दीजिए बच्चों, 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत रूसी हथियारों का एक बार खरीदार, ध्यान दीजिएगा, भारत रूसी हथियारों का एक बड़ा खरीदार है। मतलब जो रूस में जो हथियार बनता है उस हथियार का बहुत बड़ा खरीदार कौन है? भारत है, ठीक है। भारत कहीं ना कहीं रूस से बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध भी है, दोस्ती भी है, आर्थिक संबंध, मतलब जो भी संबंध है बहुत अच्छा संबंध रहा है। और चौथा कह रहा है कि रूस से तेल का आयात किया जाता है। रूस से तेल का क्या किया जाता है बच्चों? आयात किया जाता है कि रूस से जो है तेल भी, भारत जो है रूस से भी तेल खरीदता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और वैसे ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव 2025 के एग्जाम में आने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव आप पढ़िए और 100% यही ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ये मैं बहुत ही
फक्र के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इतना अच्छे से हमने इसको सजा के लाए ही है। ठीक है बच्चों, सिंपल समझिए कि ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम 2025 के नस्तानाबूद करने जा रहा है। बस एकदम ठान लीजिए और बेहतर ढंग से कॉपी में लिखते जाइएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है। अभी आपको हम बताए थे कि बर्लिन की दीवार जो है वह किसका प्रतीक हो सकता है, तो वह शीत युद्ध का चरम उत्कर्ष था। वहां पे कॉन्सेप्ट में हम पढ़ाए थे कि शीत युद्ध का यह क्या है, बिंदु है। ठीक है, शीत युद्ध का क्या है, बिंदु है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये 22, ये चलिए, तो सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बर्लिन की दीवार का निर्माण का किसका प्रतीक है भाई साहब, किसका प्रतीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटाक से हम लोग कर लेते हैं। इसमें पेन कहां, ये चलिए, तो बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शीत युद्ध का, क्या हो जाएगा, शीत युद्ध का चरम उत्कर्ष हो जाएगा, या शीत युद्ध का मुख्य बिंदु कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम है। सोवियत संघ का विघटन का परिणाम है दूसरी दुनिया का अंत होना। क्यों बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा, आपको पता होगा कि 3 दुनिया बना था। ठीक है, एक आपका पहली दुनिया, एक पहली दुनिया बच्चों, एक पहली दुनिया हम कह सकते हैं, पहली दुनिया, एक आपका था दूसरी दुनिया, एक क्या था, दूसरी दुनिया, दूसरी दुनिया। ठीक है, और एक आपका क्या था, तीसरी दुनिया था, क्या था, तीसरी दुनिया था। ठीक है बच्चों, तो तीसरी दुनिया था। तो ध्यान दीजिएगा, जो गुट निरपेक्षता का साथ दिया, गुट निरपेक्ष में भाग लिया, उसको हम लोग तीसरी दुनिया कहते हैं। और पहली दुनिया किसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहली दुनिया हम किसको कहेंगे, तो पहली दुनिया में अमेरिका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। और दूसरी दुनिया में क्या आ जाएगा, दूसरी दुनिया में हमारा क्या आ जाएगा, संयुक्त राज्य, मतलब ये सोवियत संघ, रूस के इर्द गिर्द जो भी थे वो। और तीसरी दुनिया में भारत जैसे और भी वैसे देश जो हाल ही फिलहाल क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम था, दूसरी दुनिया का अंत होना। ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है, और बहुत ही सही जा रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवता कायम होती है। किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवता कायम होती है। ऑप्शन करा ए रूसी संघ गलत है, चीनी गलत है, फ्रांस गलत है। ऑप्शन नंबर डी, जो भी बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। ठीक है, चलिए बिल्कुल साउंड सब ठीक ठाक है गौतम सर, चलिए सभी कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, फेनरिक, क्या हो जाएगा, फेनरिक एंजिल्स, क्या हो जाएगा, फेनरिक एंजिल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ, जल्दी से आप लोग बताएंगे, कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पोलैंड नहीं होगा, इसमें जो है पूर्वी जर्मनी नहीं होगा, अल्बानिया नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा यूगोस्लाविया। चलिए, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल की स्थापना किसने किया, जल्दी से बताइएगा। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल की स्थापना किसने किया, जल्दी से आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी, जो भी बच्चे बोल रहे हैं उनका क्या है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, तो अभी आपको पता होगा कि पहली दुनिया में पूंजीवादी, दूसरी दुनिया में क्या हो जाएगा, समाजवादी। पहली दुनिया हो जाएगा पूंजीवादी, दूसरी दुनिया में हो जाएगा समाजवादी, और तीसरी दुनिया में हो जाएगा कौन, गुट निरपेक्ष देश। ठीक है बच्चों, तो जो भी दुनिया पूछेगा आप फटाफट बोल दीजिएगा, जो भी दुनिया आपसे पूछे आप फटाफट क्या कीजिएगा बच्चों, बोल दीजिएगा। चलिए, करा कि ग्लास ध्यान दीजिएगा बच्चों, करा कि ग्लास नास्ट एवं पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया था। जल्दी से बताइए किसने दिया था, जल्दी से बताइए फटाफट। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं उनका बिल्कुल क्या है, सही है, क्या हो जाएगा गोर्बाचेव हो जाएगा। ठीक है, अगला, दो ध्रुवता का अर्थ क्या होता है। दो ध्रुवता का अर्थ क्या होता है, तो अमेरिका का प्रभुत्व, ऑप्शन बी सोवियत संघ का प्रभुत्व, ऑप्शन डी अमेरिका एवं सोवियत संघ की प्रति
द्वंद्वी प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ एवं चीन का प्रभुत्व। जल्दी से बताइए क्या होनी चाहिए आंसर, जल्दी से आप लोग फटाफट बोलिए, ठीक है बच्चों, जल्दी से फटाफट बोलिए। इसका क्या हो जाएगा, सोवियत संघ का चीन, सोवियत, ये क्या हो जाएगा, अमेरिकी एवं सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, क्या हो जाएगा, प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, ठीक है। और जो 8 का जो है भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये 9 का ये भी सही है आपका। चलिए 10 का कहा कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। जल्दी से बताइएगा, पूर्वी गठबंधन, पूर्वी पश्चिमी आपको पढ़ाए ना, कहिएगा हाँ गुरुजी पूर्वी पश्चिमी तो क्या किए हैं, पढ़ाए हैं, पूर्वी पश्चिमी क्या किए हैं, पढ़ाए हुए हैं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। तो कह कि पूर्वी के लिए क्या हो जाएगा, सोवियत संघ रूस हो जाएगा। अगला है विश्व राजनीतिक के दो ध्रुव कौन कौन से, जल्दी बताइए विश्व राजनीतिक के दो ध्रुव कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइएगा विश्व राजनीतिक के दो ध्रुव कौन कौन से हैं। तो क्या हो जाएगा, भारत और चीन गलत है, जर्मनी और जापान गलत है, ब्रिटेन और फ्रांस गलत है। तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ, क्या हो जाएगा बच्चों, अमेरिका और सोवियत संघ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व दिया है, किसको महत्व दिया है भाई साहब, तो महत्व दिया है राज एवं साम्यवादी पार्टी के संस्था को। आगे कह रहे हैं किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत किया है, किसने सोवियत संघ में सुधारों का क्या किया है, शुरुआत किया है। तो आपको पता होगा मिखाइल गोर्बाचेव, क्या मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जल्दी से बताइए फटाफट, आप लोग जो भी बच्चे बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में एकदम छाप दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, छाप दीजिए। तो कहते हैं ब्रिजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ब्रिजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, आपको पता होगा क्या हो जाना चाहिए, सोवियत संघ रूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोवियत संघ बच्चों रूस हो जाएगा। आगे कहते हैं वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था, तो सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ, ठीक है, जिसमें रूस सबसे क्या था, बढ़ चढ़ के था। आगे कहता है बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। आपको पता है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था, 1961 ईस्वी में बच्चों हुआ था। चलिए जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका सवाल, जल्दी से बताइए बर्लिन की दीवार की लंबाई लगभग कितनी थी, तो बर्लिन की दीवार की लंबाई लगभग कितनी थी, 150 किलोमीटर। बर्लिन की दीवार 150 मीटर से 150 किलोमीटर से भी हम लोग कह सकते हैं प्लस, 150 किलोमीटर से भी क्या कह सकते हैं बच्चों, प्लस कह सकते हैं। करा ध्यान दीजिएगा करा कि पेरेस्त्रिका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जल्दी से बताइए किसने प्रतिपादन किया, लेनिन ने, ब्रेजनेव ने, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने, ठीक है, और करा कि मोलोतोव ने, कौन किया था, जल्दी से आप लोग बताएंगे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं उनका क्या है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मिखाइल गोर्बाचेव। विश्व राजनीतिक में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन सा देश आता है, दूसरी दुनिया आप जानते हैं सोवियत संघ के देश आते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया, अथवा सोवियत संघ को पूर्ण रूप कब भंग कर दिया गया था, जल्दी से बताइए। तो 1991 ईस्वी में, कब बच्चों, 1991 ईस्वी में क्या है करेक्ट आंसर है। जो भी 1991 बोल रहे हैं उनका क्या है, सही जवाब है। आगे कह रहा है कि बर्लिन की दीवार कब गिरी, 1989 ईस्वी में गिरी। बर्लिन की दीवार कब गिरी बच्चों, 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवारें गिर चुकी थी, बर्लिन की दीवारें गिर चुकी थी। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, दूसरी दुनिया में पूंजीवादी आते हैं, गलत है, विकासशील आते हैं, गलत है, गुटनिरपेक्ष आते हैं, गलत है, क्या हो जाएगा, साम्यवादी हो जाएगा। पहली दुनिया ये क्या हो जाएगा बच्चों, पहली दुनिया हो जाएगा, ये आपका ये गुटनिरपेक्ष हो जाएगा। तीसरी दुनिया क्या हो जाएगा, तीसरी दुनिया हो जाएगा। और साम्यवादी क्या हो जाएगा, दूसरी दुनिया हो जाएगा। और दूसरी दुनिया के विषय में ही हमें से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवता कायम होती है, देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवता कायम होती है, कैसे कायम होती है, जल्दी से बताइएगा। देश के ध्रुवता से कायम होती है तो कैसे कायम होती है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए इसका क्या होना चाहिए आंसर, रूस की संघ, चीन, फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमेरिका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा, अमेरिका। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया, जल्दी से बताइएगा। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया, जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, एकदम फटाफट क्या कीजिए बच्चों, कमेंट कीजिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, थोड़ा सा
ठीक है, जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं उनका क्या है, सही जवाब है लेनिन हो जाएगा। 25 में बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, जल्दी से बताइएगा कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए लेनिन के द्वारा। क्या हो जाएगा, लेनिन के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती थी। किसके नीति, ध्यान दीजिएगा, किसके रूप में जानी जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती थी शीत युद्ध के रूप में। किसके रूप में, शीत युद्ध के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद कहते हैं बच्चों, करा कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था की प्रस्तावित की गई थी। ये तो आपको तुरंत पता होनी चाहिए, पूंजीवादी हो जाएगा। सोवियत संघ व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी। ठीक है, इतनी जल्दी क्यों खो दी, जल्दी से बताइए, इसका क्या मूल्य कारण क्या था बच्चों, क्यों खो दी, इसके विषय में जल्दी से बताइएगा। कहते हैं यह ज्यादा लोकतांत्रिक हो गई थी, गलत है। जनता इस व्यवस्था से उब गई थी, गलत है। यह जनता का शोषण कर रही थी, यह भी गलत है। अत्यंत, ठीक है, अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। यही आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, जल्दी से बच्चों बताइए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था कब, तो आप कह सकते हैं 1989 ईस्वी में। ये आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु महोदय हैं। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन बी करें उनका विल भी क्या है, करेक्ट आंसर है। और बहुत ही सही जाने बच्चों, यदि अब तक आपका जो है 30 में अपने अपने कैलकुलेशन कीजिए मन में कि 30 में आपका कितना सवाल सही हुआ। यदि आपको लगता है कि हम 25 सवाल को सही कर पाए तो समझिए आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपसे एग्जाम में बहुत अच्छा, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और अच्छा रिजल्ट आपका रहेगा। यदि 25 से कम जा रही है तो कोई बात नहीं बच्चों, इसके लिए एक एग्जाम मंथन बैच आ रही है हमारी। ठीक है, उस एग्जाम मंथन बैच को आप जल्दी से ले लीजिए और उसमें वही बताया जाएगा जो एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। एग्जाम मंथन बैच के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एग्जाम मंथन बैच बहुत ही बिहार में पहली बार बेहतरीन रूप से लाया जा रहा है और एग्जाम मंथन बैच में सारा कुछ मिलने वाला है। गैस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट लॉन्ग, सारा कुछ मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, और एग्जाम मंथन बैच आप यदि बेहतर ढंग से तैयारी करते हैं तो तैयारी के बाद हम आपको जनवरी में टेस्ट लेंगे। हमारे योद्धा एकेडमी यानी आपके योद्धा एकेडमी आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है, और उस टेस्ट में अगर आप पास करते हैं, ठीक है, अच्छा अंक लाते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतर प्राइज रखा गया है। वो प्राइज कुछ इस प्रकार से है। पहला, यदि आप आते हैं कब, रैंक 1 से 5 तक, तो आपको यह चमचमाती हुई एंड्रॉइड फोन ये यहां है, उस समय आपके पास रहेगा। ठीक है बच्चों, यानी 1 से आप 5 रैंक में आते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, एंड्रॉइड फोन मिलने वाला है। और दूसरी प्राइज है बच्चों कि 6 to 10th जो आएंगे उनको उनसे भी कहीं ना कहीं कहा जाए बेहतर। क्या कहिएगा सर, नहीं बेहतर तो नहीं है। देखिए हम बताते हैं बेहतर इसलिए कि मोबाइल लीजिएगा तो क्या हो जाइएगा, एकदम जो है एकदम बैठे रहिएगा ऐसे टिकटॉक फलना ढकेना। लेकिन यदि साइकिल लेते हैं, यदि बच्चों साइकिल लेते हैं तो आपकी सुबह सुबह कसरत हो जाएगी। कहिएगा हाँ सर बहुत मजा आएगा। तो मजा आने के लिए आपको एग्जाम मंथन बैच परचेस करना होगा, समझ रहे ना। और बहुत ही मिनिमम फी है। ठीक है बच्चों, मात्र 199। ठीक है, यानी 199 रुपया में आप बैच को परचेस कीजिए और बेहतरीन अंदाज से आप 2025 के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, 6 to 10th वाले को क्या दिया जाएगा, साइकिल दिया जाएगा। और उसके बाद 11 से लेके 15 रैंक पे जो भी बच्चे आएंगे उन्हें मिक्सी दिया जाएगा और एक मिक्सी के साथ 3-3 जार फ्री दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हम नहीं है भाई साहब, कंपनी दे रही है। ठीक है, तो ये खुशियों की पल आएगी, निश्चित आएगी। और आप देखिएगा कि जो है आप ही में से कोई ऐसे होंगे बच्चे जो इस मिक्सी के साथ चमचमाती हुई फोटो खिंचाएंगे और आप तक पहुंचेगा इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों। उसके
बाद 16 से लेके 20 तक जो भी बच्चे आएंगे उन्हें बहुत ही बेहतर क्वालिटी का क्या दिया जाएगा, फैन दिया जाएगा। यदि गर्म लगेगा तो क्या कीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, और ठंडी का मौसम आएगा तो चालू कर दीजिएगा। ऐसा कीजिएगा भाई, ऐसा नहीं करना है। गर्मी के मौसम में चलाना है, ठंडी के मौसम में चुपचाप रख देना है, ठीक है। एकदम मजा आने वाला है। 16 से लेके 20 तक के बच्चों को दिया जाएगा। इसके बाद हरी तुरी की, ये क्या है गुरुजी, ये लाल लाल दिखता है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, हीटर है, ठीक है। तो हीटर में क्या होता है, तो हीटर में ठंडा जब लगेगा, दांत किसी आएगा तो सेक लीजिएगा। कब सेकिएगा, जब 21 से लेके 30 रैंक तक आइएगा तो आपको हीटर मिलेगा, ठीक है, एग्जाम मंथन बैच के तहत। और उसके बाद 31 से लेके 40 तक चेयर, देखिए चेयर इतना लग्जरी है, इतनी अच्छी चेयर है कि आप आराम से 4 घंटा 5 घंटा बैठ के ऐसे करके स्टडी कर सकते हैं। आपके शरीर में किसी प्रकार की दर्द नहीं होगी इस ऐसे चेयर पे बैठने से। इसलिए हम तो ये करते हैं फाइबर वाला कुर्सी दीजिए, लेकिन हमारे एमडी साहब ने कहा नहीं, ऐसा चेयर देंगे ताकि बच्चे क्या हो गया, काफी ज्यादा अच्छे तरीका से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो भाई एमडी साहब के सामने हम क्या है, चलिए ठीक है। आगे है बच्चों कि 41 से 50 रैंक तक आएगी आप तो क्या कर सकते हैं, आयरन, ठीक है बच्चों। आयरन करके चकाचक आप कपड़ों को बना सकते हैं और आप अपने भी बन सकते हैं। इसके बाद बच्चों अब आई ना बहुत बड़ा बात। अब ये तो अभी से बच्चों ना, अभी से पहले तक वैसे प्राइज की बात हो रही थी जो जिसका एग्जाम मेरे द्वारा अर्थात योद्धा परिवार के द्वारा जो आपका टेस्ट लिया जाएगा जनवरी में, उसमें दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप बिहार बोर्ड में टॉप होते हैं, और टॉप होना ही है क्योंकि आप एग्जाम मंथन बैच में पढ़ रहेंगे, ठीक है। और एग्जाम मंथन बैच को ही पढ़ के तो आप टॉपर बनेंगे, यह निश्चित है। इस बार जो टॉपर होगी वो आपके योद्धा परिवार से ही होगी, ठीक है, आपके योद्धा एकेडमिक से ही होगी, आपके बीच के लोगों में से, आपके बीच के स्टूडेंटों में से ही कोई होंगे। यदि तीसरे रैंक लाते हैं, ठीक है, मैं तो कहूंगा पहला रैंक लाओ, लेकिन यदि कोई तीसरा रैंक लाता है तो उसे मिलेगी चमचमाती हुई आईफोन, ठीक है। आप देख सकते हैं यही आईफोन मिलने वाला है, एकदम बिल्कुल यही हूबहू। और मैं आपको उस समय, जिस समय आपको आईफोन मिलेगा, उस समय मैं अगर वहां पे रहूंगा तो पूछ लीजिएगा गुरुजी यही आईफोन की बात हो रही थी ना, हाँ यही आईफोन। दूसरा रैंक पे क्या मिलने वाला है, ये आपको क्या मिलने वाला है, गाड़ी मिलने वाला है, बाइक मिलने वाला है। दूसरे रैंक के लिए ये बाइक मिलने वाला है। और कहिएगा गुरुजी पहला रैंक के लिए बता दीजिए, तो बताएंगे जल्दी से, फटाफट दोस्त के पास क्या कर दो, शेयर कर दो। एग्जाम मंथन बैच के बारे में ना फटाफट दोस्तों को बता देना, बता देगा ना कि गुरुजी बता देंगे, तो बता देगा तो हम बता देते हैं, तो बता देते हैं। ये रहा आपका पहला प्राइज, ठीक है बच्चों। यानी फर्स्ट करते हैं तो बुलेट, ठीक है बच्चों, बुलेट मिलने वाला है और एकदम बेहतरीन अंदाज और बहुत अच्छे क्वालिटी का बुलेट दिया जाएगा, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। यदि आप फर्स्ट करते हैं, बिहार बोर्ड में पहला रैंक लाते हैं, तो आपको बुलेट मिलेगा। और इस बुलेट पर मुझे भी जरूर बैठा लेना, ठीक है। मैं सब बैठकर आपके साथ थोड़ा सा क्या करूंगा, फोटो खिंचा लूंगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका सब्जेक्टिव इस चैप्टर का बचा हुआ है तो उसको हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम मंथन के बैच के विषय में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दिए, आप भी थोड़ा जानकारी अपने दोस्तों के पास भी दे दीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, तो कुछ थ्योरी बच गया था, उस थ्योरी को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तक तो आपका हो गया था, अभी ऑब्जेक्टिव तक आपका यहां तक हो गया था बच्चों, ठीक है, यहां तक हो गया था। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं कुछ लघुत्तरीय प्रश्न और फिर हम लोग देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है बच्चों। चलिए, कहते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए हम इस प्रश्नों को बच्चों, इसीलिए हम इस प्रश्नों को लिए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ग्लासनोस्ट एवं प्रेस्टो इका का अर्थ बताइए, अथवा ग्लासनोस्त, ध्यान दीजिएगा, ग्लास करा की ग्लासनोस्त और प्रेस्टिका से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के विषय में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। कहेंगे मार्च 1985 में सोवियत संघ में गोर्बाचोव का नेतृत्व स्थापित हुआ। गोर्बाचेव या गोर्बाचोव कह सकते हैं, स्थापित हुआ। उन्होंने अपना नया सोच प्रस्तुत किया, उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता बहाल की तथा अर्थव्यवस्था का नव निर्माण किया गया। करा कि ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलेपन की नीतियां।
ग्लासन ओस्ट का अर्थ अभी आपको पढ़ाया है खुलेपन की नीतियां। क्या बच्चों? खुलेपन की नीतियां। और कहते हैं कि पेरिएस्ट्रोइका का अर्थ होता है आर्थिक नवनिर्माण। आर्थिक नवनिर्माण मतलब अलग अलग नए नए प्रकार के आर्थिक नवनिर्माण, नए नए प्रकार के जो है चीजों को ढूंढा गया जिससे कि बहुत अत्यधिक आर्थिक रूप से मजबूत की जा सकती है किसी भी देश को। इस प्रकार लेनिन के समय से ही चली आ रही है वह व्यवस्था समाप्त हुई जिसमें लोगों को मूक एवं वधी पशुओं की तरह बना दिया गया था। मतलब जो है कि वो जो व्यवस्था था कि एकदम चुपचाप मानव जो है, जो भी अदर लोग है वो जो नौकरशाही में चलता था कि जो भी लोग है वो चुपचाप रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा ये सब चीज को समाप्त कर दिया गया तथा निजी अर्थव्यवस्था पूर्णतः उन्मूलित की गई। गोर्बाचोव की दृष्टि में गिरते हुए समाजवादी की राज्य को, ठीक है, बचाने का रास्ता अपनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? आखिर क्या कारण था सोवियत संघ का विघटन होना? तो सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण है, आपको अभी तुरंत कॉन्सेप्ट में पढ़ाए हुए हैं। क्या है फटाफट आप लोग कर लीजिए। जनता की आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, सोवियत संघ पर नौकरशाही की शिकंजा कसा चला जाना, एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक पर अधिकार, ठीक है, ये सारा कुछ आपको पढ़ाए हुए, अभी पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में, वहीं से हमने क्या किया, इसका आंसर नोट डाउन कर लिए हैं। चौथा करा कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे होना, रूस का वर्चस्वशाली होना, गोर्बाचोव द्वारा दिए गए सुधारों का विरोध होना। इतना में से आप 5-6 गो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100% आपको मार्क्स मिलने वाला है। तीसरा प्रश्न है, एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में अंतर स्पष्ट करें। भाई साहब, एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में अंतर स्पष्ट करें, तो पहले हम लोग अंतर स्पष्ट कर लेते हैं एक ध्रुवीयता में, फिर हम लोग अंतर स्पष्ट कर लेंगे दो ध्रुवीयता में। ध्यान दीजिएगा, विश्व की राजनीतिक में जब ध्यान दीजिएगा, जब किसी देश, यहां किसी नहीं, किसा नहीं, किसी विश्व की राजनीतिक में जब किसी देश ध्यान दीजिएगा, जब किसी ही देश, ठीक है, अधिक प्रभाव हो तथा अधिकांश अंतरराष्ट्रीय निर्णय उसके इच्छा अनुसार हो, तो इस तरह की व्यवस्था को ही एक ध्रुवीयता कहते हैं। सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद अमेरिका विश्व का एकमात्र महाशक्ति रहा था। जब सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था, तो उसके बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति हुआ था, एकमात्र महाशक्ति हुआ था। कहते हैं दो ध्रुवीयता। दो ध्रुवीयता का मतलब ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से है जिसमें दो बड़े शक्तियों या राज्यों के दो बड़े गुट जिनके पास सापेक्ष दृष्टि से बराबर शक्ति हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पहले विश्व दो ध्रुवीय में था। विश्व क्या था? दो ध्रुवीय में था। अगला कहता है एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? अभी तुरंत बताए हुए हैं कि विश्व की राजनीतिक में जब किसी एक ही देश का अधिक प्रभाव हो, विश्व की राजनीतिक में जब किसी एक ही देश का क्या हो बच्चों? अधिक प्रभाव हो, ठीक है, अधिक प्रभाव हो तथा अधिकांश अंतरराष्ट्रीय निर्णय उसके इच्छा अनुसार हो, इस तरह की व्यवस्था को ही ध्रुवीयता कहते हैं। ठीक है, एक ध्रुवीयता कहते हैं। सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद अमेरिका विश्व का मात्र एक महाशक्ति बना था। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम है? तो ये भी चीज आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाए हुए हैं कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम है। तो बोलेंगे सोवियत संघ के विघटन का निम्नलिखित परिणाम है कौन कौन? पहला, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। शीत युद्ध का क्या हो गया था बच्चों? संघर्ष समाप्त हो गया था। दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ था। मतलब सोवियत संघ का विघटन होने के बाद एक ही देश, एक ही महाशक्ति बचा था। कौन? अमेरिका बचा हुआ था। तीसरा का था हथियारों की होड़ की समाप्ति। जो हथियार अत्यधिक लाया जा रहा था, मतलब उतार चढ़ाव जो हथियार के क्षेत्र में था, बहुत ज्यादा हथियार को जमा करना था, वो सब खत्म हुआ। चौथा करा सोवियत गुटों के अंत, 15 नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना और विश्व राजनीतिक में शक्ति संबंधों में परिवर्तन, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया। ठीक है, कहते हैं बर्लिन की दीवार क्यों प्रसिद्ध है? तो बर्लिन की दीवार क्यों प्रसिद्ध है, इसके विषय में हम आपको जब बर्लिन के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसके लिए आपको बताए हुए थे कि बर्लिन की दीवार शीत युद्ध की चरम बिंदु थी। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध की चरम बिंदु का प्रतीक है, जिसका निर्माण
1961 में था और पश्चिमी बर्लिन पूर्वी बर्लिन को एक दूसरे से अलग करती थी। और दूसरा कह रहा है कि यह साम्यवाद के पतन का भी प्रतीक था। साम्यवाद के पतन का प्रतीक कौन था? बर्लिन के दीवार था। ठीक है बच्चों। और कहते हैं कि 9 नवंबर 1989 ईस्वी में इस दीवार को तोड़ दिया गया। इस दोनों जर्मनी करा कि यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमों की समाप्ति की शुरुआत थी। तीसरी दुनिया किसे कहा गया था? आप सुनते हैं तीसरी दुनिया आपको पढ़ाए हुए थे, जो देश गुटनिरपेक्ष का समर्थन किया था। ठीक है, कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े देशों को शीत युद्ध के समय तीसरी दुनिया का देश कहा गया। ऐसे देश कमजोर अर्थव्यवस्था वाले थे और किसी भी प्रकार की किसी युद्ध में शामिल ना होना चाहते थे। कहा कि तनाव शैथिल्य क्या है? 8वां क्या करा बच्चों? तनाव शैथिल्य क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बना, विश्व रंगमंच पर उभरा। विश्व रंगमंच पर क्या हुआ? उभरा। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गए। दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध क्या हो गए? प्रारंभ हो गए, जिसे अंतरराष्ट्रीय वातावरण विषाक्त हो गया। शीत युद्ध के बाद तनाव शैथिल्य का प्रयास शुरू हुआ। दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध, ठीक है, करा कि शीत युद्ध रुकवाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा कि शीत युद्ध को समाप्त किया गया, दोनों खेमों को शांत किया गया। दूसरे शब्दों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कारण यही तनाव शैथिल्य में वृद्धि संभव हो सकी थी और विश्व के तीसरे विश्व युद्ध से, मतलब पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से क्या किया गया था? रोका गया था। यदि नहीं रोकता तो यह भी युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध भी संभव था। दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? दूसरी दुनिया से आप समझिए कि दूसरी दुनिया किसे? साम्यवादी रूस को कहा गया था। किसे कहा गया था बच्चों? साम्यवादी रूस को कहा गया था कि दूसरी विश्व युद्ध के पश्चात पूर्वी यूरोप देशों सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए थे। वस्तुतः सोवियत संघ ने इन्हें फासीवाद ताकतों से मुक्त करा दिया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमों के देश या दूसरी दुनिया कहा गया। दूसरी दुनिया कहा गया। ठीक है बच्चों। कहता है इस गुट का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें इसके अलावा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, युगोस्लाविया, ठीक है, चेकोस्लाविया, पूर्वी जर्मनी, ठीक है, एस्टोनिया और करा है कि लताविया आदि देश थे। ठीक है। नई विश्व व्यवस्था क्या है? तो समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो देखिएगा बच्चों। ठीक है, चैप्टर भले थोड़ा थोड़ा बड़ा हो लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करा कि नई विश्व व्यवस्था क्या है? तो नई विश्व व्यवस्था सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर और अधिक शक्तिशाली के रूप में अवतरित हुआ और धीरे धीरे विश्व व्यवस्था पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। 1991 के सोवियत संघ के पतन के बाद बढ़ता हुआ अमेरिकी वर्चस्व, जिसका व्यवस्था की पुष्टि करता है और उसे नई विश्व व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, विश्व व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? शॉक थेरेपी के विषय में अभी आपको क्या किए हैं? पढ़ाए ही हैं बच्चों। ठीक है, तो शॉक थेरेपी आप जानते हैं, तो आइए हम लोग भी जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि शॉक थेरेपी क्या है। कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे तो इसको आप लोग फटाफट जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, शॉक थेरेपी क्या है? बोलेंगे शॉक थेरेपी के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत एक ही अंतर्गत होगा, सोवियत युग की सभी संरचनाओं का, ठीक है, समूल नाश किया गया। जो सोवियत युग के जो सभी संरचनाएं थे सोवियत युग के, उसको सभी को क्या किया गया? नष्ट किया गया। राज्य के नियंत्रण के स्थान पर अब निजीकरण और व्यवसायिक स्वामित्व के ढांचे की बात पर बल दिया गया। मुक्त व्यापार को जरूरी माना गया। साथ ही मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीय तथा वित्तीय खुलेपन का महत्व दिया गया। अतः सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत गणराज्य समाजवाद से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के संक्रमण
से गुजरे। इस प्रकार शॉक थेरेपी का मतलब था चोट चोट पहुंचाकर उपचार करना। यह क्या है बच्चों? चोट पहुंचाकर उपचार करना की नीति का नाम दिया गया, अर्थात शॉक थेरेपी को चोट पहुंचाकर उपचार करने का भी नीति बताया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग प्रश्न देख लेते हैं जो 5 अंक में पूछा जाता है, उस प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। करेक्ट, सोवियत संघ के विघटन के कारण का वर्णन करें अथवा सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण है। कौन कौन कारण है? पहला है बच्चों कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियां। आंतरिक क्या? कमजोरियां। कहते हैं कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं, ठीक है, अंदरूनी कमजोरी, ठीक है, अंदरूनी जिसको हम लोग कहते हैं, अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आशाओं को पूरा नहीं कर सकी। कई सालों तक अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई, जिसके कारण लोगों की दैनिक जागरूकता में, दैनिक जागरूकता में काम आने वाली वस्तुएं भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाई। जो दैनिक जरूरत थी, वह जरूरत में काम आने वाली वस्तुएं भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। लोगों में असंतोष फैल गया था तथा अपनी राज व्यवस्था पर शक करने लगा था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसका दूसरा पॉइंट जानेंगे, संसाधनों की राष्ट्रीय संसाधनों का सही प्रयोग ना होना। जो भी संसाधन था ना, उसका सही नहीं प्रयोग होना, यह भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा कि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप पर अपना प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपने आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा उन देशों पर खर्च करने लगा। इसके अतिरिक्त परमाणु हथियार बनाने में, मतलब परमाणु हथियार बनाने में आर्थिक जो है ना, आर्थिक पैसे, आर्थिक रूपों को क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तीसरा कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ का पिछड़ना। पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ क्या हुआ? पिछड़ गया पश्चिमी देश के तुलना में। ठीक है, पश्चिमी देशों की विकास सोवियत संघ के तुलना में काफी, ठीक है, काफी हुआ। सोवियत संघ पिछड़ता चला गया। सोवियत संघ क्या हुआ? पिछड़ता चला गया। उसकी अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों की तुलना में नीचे चला गया और परिणाम स्वरूप वहां की जनता पूंजीवादी की तरफ क्या हो गई? आकर्षित हो गई। 100% बात है बच्चों कि जब जो है कि साम्यवादी अगर ठीक ढंग से नहीं कार्य कर रहा है, धीरे धीरे पिछड़ता चल रहा है, तो लोगों को लगेगा नहीं, पूंजीवादी ही क्या है, सही, और ऐसा लगा और उन्होंने पूंजीवादी की तरफ आकर्षित हो गए। योग नेतृत्व का अभाव। किसी व्यवस्था को स्थापित करने तथा उसका सफल संचालन के लिए योग नेतृत्व आवश्यक होती है, लेकिन स्टालिन, ठीक है, कहा कि ब्रेजनेव ने सभी कुशल नेता थे, किंतु उनके बाद कोई कुशल नेता नहीं हुए। विचार वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ना होना। सोवियत संघ में लोकतंत्र का अभाव था। जो सोवियत संघ था उसमें लोकतंत्र का क्या था? अभाव था। वहां पर लोकतंत्र का जो है लोगों को, मतलब लोकतंत्र नहीं मानते थे और लोकतंत्र का अभाव था बहुत ज्यादा। ठीक है, हालांकि बाद में इस चीज को देखा गया। जनता को अपने विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, जिसके कारण जनता में आक्रोश बढ़ती जा रहा था। अतः इन सभी कारणों की वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। सोवियत संघ का क्या हो गया बच्चों? विघटन हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन, दूसरे द्विगुत्रीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, यदि वो एग्जाम में थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो ये जरूर आएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, कहता है कि भारत रूस के संबंध का वर्णन करें अथवा भारत का रूस के संबंधों पर लेख प्रस्तुत कीजिए। कहते हैं स्वतंत्रता के समय ही भारत और रूस के संबंध बहुत ही अच्छे रहे। दुनिया के किसी भी अन्य देशों के साथ भारत की इतनी बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण आर्थिक परियोजना नहीं है जितना कि रूस के साथ है। जितना रूस के साथ दोस्ती है उतना किसी भी दुनिया के किसी भी देशों के साथ नहीं है। बहुत ज्यादा रूस के साथ एक क्या है? गढ़ा दोस्ती है, गहरा दोस्ती है। भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत के विभिन्न राजनेता रूस की यात्रा पर जा चुके थे और वहां के राजनेता भी भारत आ चुके थे। इन दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप होता रहता है, जिसमें कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंध हमेशा कायम रहे। भारत एवं रूस के बीच संबंधों के अनेक पहलू थे। जैसे पहला आर्थिक संबंध था। आर्थिक संबंध था कि आर्थिक, ये जो संबंध आप देख रहे हैं, इस आर्थिक संबंध में व्यापार व्यवसाय बहुत ज्यादा किया गया था। दोनों देश एक दूसरे को क्या करते थे? मदद करते थे।
उसके बाद दूसरा जो है उसके बाद करा है कि जैसे कि बरौनी का तेल शोधक कारखाना, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखाना बनाने में क्या मिला, रूस के द्वारा सहयोग मिला था। ठीक है, रूस के द्वारा अगर कहेगा कि बरौनी के तेल शोधक कारखाना में कौन सहयोग किया था, रूस किया था। भिलाई, बोकारो, ठीक है, विशाखापट्टनम, ये सब में रूस ने क्या किया था, कहीं ना कहीं भारत में कल कारखाना लगाने के लिए सहयोग राशि दिया था। दूसरा कहते हैं बच्चों राजनीतिक संबंध। क्या रहा राजनीतिक संबंध, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। राजनीतिक संबंध बरकरार रखने के लिए दोनों देशों के राजनेताओं के बीच सम्मेलन होता है। रूस ने भारत के कई सारे राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने का काम किया, जैसे कश्मीर का मामला, ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के युद्ध के समय शांति स्थापित करना इत्यादि। इसके अतिरिक्त भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्य बनाने के लिए जोर देना। और फिर हम लोग देखेंगे तीसरा रक्षा और सुरक्षा संबंध। तो रक्षा और सुरक्षा संबंध में हम जानेंगे कि रक्षा और सुरक्षा के लिए रूस ने भारत को अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी की हथियार दिए। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रम भी होता रहा जिसका नाम इंद्र था। अगर यह कहेगा कि इंद्र नामक जो है, इंद्र नामक सैन्य अभ्यास भारत का किसके साथ हुआ था, तो रूस के साथ हुआ था। किसके साथ बच्चों हुआ था, रूस के साथ हुआ था। और विज्ञान तकनीक, ठीक है, वैज्ञानिक तकनीक या विज्ञान तकनीक की बात किया जाए तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी भारत और रूस एक दूसरे का सहायता करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं और देशों के बीच होती है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। कैसा लगा ये चैप्टर, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा ये चैप्टर लगा होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर जो है कमेंट कीजिए और लिखिए कैसा लगा ये चैप्टर। थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बेस्ट है और कंटेंट में कहीं जो है कटौती नहीं करना, मतलब मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए इसलिए मैंने नहीं किया। सारा कुछ आपको बेहतर अंदाज में पढ़ा दिया। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।